Okay, Vijayapati will start with this chapter of cell structure and its functions for standard 8. और इसमें अपन देखेंगे कि हमारे बॉडी में, इनफैक्ट हमारे बॉडी में नहीं, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल्स कैसे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और व्हाट आर दे इन्वॉल्व इन. ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे सेल होता क्या है, व्हाट इज अ सेल. ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक छोटे ब्रिक्स के ऊपर बनी हुई है. ठीक है, छोटे छोटे ब्रिक्स के ऊपर. आप बोलेंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे ब्रिक्स पे डिपेंडेंट है. तो अपन क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी से, दैट ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये. मतलब अभी देखो, जैसे समझो ब्रिक का शेप कैसा होता है, ऐसा ना. ठीक है, तो क्या तुमको यहाँ पे कोई बिल्डिंग का शेप ऐसा ऐसा मिलेगा? नहीं ना. क्यों? क्योंकि बना तो वो ब्रिक से ही है ना. तो इसीलिए उसका शेप भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. एक बिल्डिंग का शेप भी ब्रिक्स के शेप की जैसे ही होगा. ठीक है, इट कैन नॉट अज्यूम अ शेप ऑफ इट्स ओन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. इसीलिए उसका शेप भी उसकी तरह ही होगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई साहब, आपका जो ब्रिक्स है, दे आर बेसिकली व्हाट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बिल्डिंग्स. अभी इसको समझिए. स्ट्रक्चरल मतलब आपका जो ब्रिक का शेप होगा, बिल्डिंग का शेप भी आसपास ही होगा, इसीलिए वो स्ट्रक्चरल हो गया. यूनिट मतलब क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता. ठीक है, और क्या है भाई साहब, फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट मतलब आपके बिल्ड, जैसे एक ईंटा बहुत स्ट्रांग होता है, बना वो मिट्टी से है, बना वो क्ले मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन होता बहुत स्ट्रांग है. क्ले मिट्टी, अगर तुम अगर भीगा क्ले या मिट्टी किसी के ऊपर मारो तो कुछ नहीं होने वाला, गंदा होगा, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं होगा. लेकिन उससे ही तपा हुआ जो ईट है या जो आपका ब्रिक है, उसको अगर किसी को मारो तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है. दैट पर्सन कैन डाई बिकॉज इट इज नाउ बिकम वेरी स्ट्रांग. ठीक है, तो इसका फंक्शनल यूनिट है, मतलब ब्रिक्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम उसको बिल्डिंग बनाने में या घर बनाने में यूज करते हैं. ठीक है, सो इसी तरह से हमारा सेल भी क्या हो जाएगा, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल एनिमल्स. ठीक है, हमारे बॉडी में आपका जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा. जैसे आप देखोगे एक एक काउ का जो शेप और साइज है बॉडी का, और एक ह्यूमन बीइंग का, या एक गोट का, या एक डॉग का, कैट का, एलिफेंट का, सबके शेप साइजेस अलग अलग हैं. सबके शेप साइजेस अलग अलग हैं. तो इसका मतलब उनके अंदर जो सेल्स हैं, उनका फंक्शन चाहे देखो, लेकिन सेल आपका शेप साइज सब अलग अलग मिलेगा, है ना. ठीक है, तो सेल्स आर बेसिकली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल. ओके, तो हमारा जैसे देखो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ द सेल, द लिविंग थिंग्स अराउंड अस, द थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग. सारे जितने भी चीजें हैं हमारे आजू बाजू में, या तो वो लिविंग होंगे या तो नॉन लिविंग होंगे. ठीक है, अगर लिविंग होंगे तो ही सेल से बने होंगे, नॉन लिविंग होंगे तो सेल से नहीं बने होंगे. नॉन लिविंग होंगे अगर, तो ये भाई साहब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होंगे. ठीक है, ओके. तो डिस्कवरी ऑफ द सेल, लेट अस टॉक अबाउट द नॉन लिविंग. लेट्स टॉक अबाउट द नॉन लिविंग. पहले हम भाई साहब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जैसे आपका मॉन्यूमेंट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, टावर्स हो गए, दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दे लुक वेरी डिफरेंट, बट दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज. ठीक है, इनका भाई साहब शेप और साइज, बट व्हाट डू दे हैव, बट डू दे हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो क्या कॉमन प्रॉपर्टी होगी भाई साहब, ब्रिक्स. ठीक है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. आपने कोई टावर बनाया, कोई भाई साहब 2 माले का घर बनाया, या कोई एक छोटा सा घर ही बनाया. ठीक है, कोई एक छोटी सी दीवार भी बनाई, जो चीज आप उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली ब्रिक्स. ठीक है, यू आर गोइंग टू एक्सटेंसिवली यूज ब्रिक्स. ओके, सिमिलरली देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ. तो हमारे अर्थ में भी मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं. ठीक है, और इनका भाई साहब क्या हो जाएगा, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ. तो दे आर डिफरेंट एनिमल्स, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होंगे, डिफरेंट फ्रूट्स होंगे. ठीक है, दे ऑल्सो डिफर इन साइज एंड शेप. तो इनका भी भाई साहब साइज शेप में सब में डिफरेंस दिखने को मिलेगा आपको. ठीक है, तो जिस तरह से आपको बिल्डिंग्स में डिफरेंट देखने को मिला, वैसे ही हमारे एनिमल्स में भी डिफरेंट शेप और साइज के होंगे. ठीक है, लेकिन इनका भी बिल्डिंग ब्लॉक सेम होगा, दैट इज सेल्स. ऐसे अलग अलग बिल्डिंग्स के शेप और साइज अलग है,
लेकिन उनका बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज ब्रिक्स आर द सेम। वैसे ही एनिमल्स में भी आपके शेप और साइजेस अलग अलग है, बट दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स आर द सेम। ठीक है, व्हाट बिल्डिंग ब्लॉक्स डू वी हैव, दे वुड बी द सेम। but they are all made up of the same building blocks. All are made up of same building blocks. Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. ठीक है, एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे इन्होंने स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को देखा। तो इन्होंने भाई साहब रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क मतलब क्या होता है, देखो ये एक बार्क ऑफ अ ट्री है बेसिकली। ठीक है, और इन्होंने भाई साहब मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे देखा, तभी तो हमारे पास उतने बड़े बड़े माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिडंट हैव दोज मेनी माइक्रोस्कोप्स एज वेल। ठीक है, तो कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री, तो बार्क ऑफ अ ट्री का ये पार्ट होता है। ठीक है, ओके, सो ही ऑब्जर्व्ड इट, नोटिफाइड पार्टीशन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स। तो आपके पार्टीशन बॉक्सेस थे ऐसे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से घर थे, ऐसा बना हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली शॉ पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स दैट वर देयर इन द कॉर्क स्लाइस। हु वाज इट, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत बार आ चुका है, एक बार नोट कर लीजिए। रॉबर्ट हुक इन 1665 was the first person to actually observe cells under a microscope और अंडर a मैग्नीफाइंग ग्लास बोल सकते हैं हम। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं था। ठीक है, करेक्ट, ओके। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनीकॉम। तो ऐसे भाई साहब हनीकॉम की तरह थे भाई साहब। ठीक है, हनीकॉम मतलब समझते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, ये बॉक्सेस का अपीयरेंस जो था ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। ठीक है, he also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition, so they were basically partitions like this. ठीक है, they were separated from each other. What Hooke observed as boxes or dead cells in the cork were actually dead cells. Hooke coined the term cell for each box. जो bark of a tree होता है, that is made up of dead cells. आपके बॉडी में भी डेड सेल्स होते हैं, where इनमें नो, इनमें आप नेल्स, नेल्स को कट करने में कोई पेन होता है नहीं। हाँ, इस पार्ट में कट करेंगे तो पेन होगा, लेकिन इस पार्ट में नहीं होगा। आपका हेयर, बॉडी हेयर, तो इन सब जगहों पे आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे ट्रीज में भी जब वो बार्क हो जाता है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ डेड सेल, दैट इज बेसिकली अ डेड सेल। ठीक है, so what Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. Hooke coined the term cell for each box. Discovery of the cell, cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. तो हमने भाई साहब ऐसे माइक्रोस्कोप से देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो काफी रॉबर्ट हुक ने भाई साहब सेल्स को डिस्कवर किया, लिख के छोड़ दिया, उसके बाद उस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ। ठीक है, 150 साल बाद। ठीक है, वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years। हार्डली किसी साइंटिस्ट ने उस पर काम किया था। ठीक है, अभी देखो साइंटिस्ट का काम में ना करने का रीजन है क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो सोसाइटी था वो काफी रिलीजियसली फंडामेंटलिस्टिक था। मतलब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बहुत ज्यादा थी। लोगों के अंदर विज्ञान के बारे में चर्चा या विज्ञान मतलब क्वेश्चन करना चीजों को, ये बहुत कम था। ठीक है, एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था गैलीलियो। आई होप यू हैव हर्ड हिज नेम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अगर हमने यहाँ से एक छोटे पत्थर और एक बड़े पत्थर दोनों को फेंका तो both will reach at the same time because the only force that is acting on them is the force of gravity। और ग्रेविटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो सेम होगा सब पे जो ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब दोनों भी सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे, एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर।
और उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि भाई साहब आपका अर्थ जो है स्क्वायर नहीं है, आपका अर्थ ऐसे गोल है। ठीक है, जो सही था। लेकिन क्योंकि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इतना ज्यादा था और कुछ लोगों ने बेकार का प्रचार कर रखा था कि भाई हमारा बाइबल ने बोला है कि अर्थ एक ऐसा है, क्यूब की तरह है, तो वहां के राजा ने बोला कि भाई साहब आप कीजिए एक्सपेरिमेंट लीनिंग टावर ऑफ पीसा से, ये दोनों अगर सही टाइम पे पहुंच गए तो हम आपकी थियरी मान लेंगे एकदम सेम टाइम पे, और अगर नहीं पहुंचे तो अगला हम आपको फेंक देंगे। ठीक है, सो इस तरीके का होता था क्योंकि उस टाइम पे उतना फ्री सोसाइटी नहीं था। उस टाइम पे जो आपके प्रीचर्स हैं या जो आपके भाई साहब चर्चेस में जो फादर्स वगैरह हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है, दैट इज द लास्ट ट्रूथ। ठीक है, सो इसीलिए ये काफी सारा झंझा झमेलट हो गया। तो इस रॉबर्ट हुक ने 150 इयर्स पहले सेल्स को डिस्कवर करके रख दिया था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेम होते हैं, सेल्स भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, शेप साइज थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स के शेप और साइज है ऑलमोस्ट अलग अलग होंगे, लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऐसा सेल है जो आपको हर ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल है। ठीक है, सो ये आपके हर हर बॉडी में रहेंगे, लेकिन बॉडी के शेप और साइज के हिसाब से, बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका शेप और साइज थोड़ा सा अलग होगा। फंक्शनैलिटी जो देखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होगा, फंक्शनैलिटी विल ऑलमोस्ट बी द सेम। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सेल्स की रिक्वायरमेंट को क्या है। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, आज की तारीख में भाई साहब बहुत ज्यादा आप रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि आप टेक्निकली इक्विप्ड हैं, आपके पास जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो हाई एंड माइक्रोस्कोप्स हैं। ठीक है, अभी समझो किसी ने अपना ब्लड टेस्ट कराया है। ठीक है, आपका जब ब्लड टेस्ट होता है तो आपका ब्लड क्या होता है, वो सैंपल लेकर जाता है मलेरिया डेंगू वगैरह के पहले, डॉक्टर्स बेसिकली और भी बहुत सारी डिजीज हैं, ये ब्लड लेकर जाया जाता है वहां पे। उस ब्लड को भाई साहब उन लोग टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, अलग अलग पिगमेंट से उसकी टेस्टिंग कराते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, तो ये पैथोलॉजिकल टेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा आपको 6-7 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ताबड़तोड़ इलाज चालू किया जा सकता है। ठीक है, ये पहले नहीं हुआ करता था भाई साहब, और इसीलिए हमारे पास डिजीजेस के आंसर्स भी नहीं थे क्योंकि वी वर नॉट इक्विप्ड विद हाई एंड माइक्रोस्कोप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह हुई थी, फिजिक्स भी उतना एडवांस नहीं था, तो हमारे पास थोड़े बहुत मैग्निफिकेशन के पावर्स थे। बट देखिए, जो चीज दिखता है ना उस पे आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आकर्षित होता है। ठीक है, थिंग्स दैट यू कैन सी एंड थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, उस पे आप ध्यान भी नहीं देंगे। अभी भाई साहब मतलब सेल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, सो ऑब्वियसली लोगों ने उस पर ज्यादा रिसर्च भी नहीं किया। उस टाइम पे जो दिख रहा था उस पर रिसर्च चालू था। ठीक है, तो सेल्स, अगर ये चीज हमारे पास बहुत पहले आ गई होती या हमने उसको पहले बना लिया होता तो सेल्स पे बहुत सारी रिसर्चेस पहले से चालू हो गई। जब तक ये नहीं आया तब तक हमको समझ में नहीं आया ना। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी दीज थिंग्स विद नेकेड आईज, वी कैन नॉट सी सेल्स, हेंस द डिस्कवरी ऑफ सेल्स और रादर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टुक अ लॉट ऑफ टाइम। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ये चीज नहीं थी हमारे पास असिस्ट करने के लिए। जो चीज दिखती है भाई साहब उस पर ज्यादा रिसर्च होने की संभावना होती है, जो चीज दिख ही नहीं रही है उस पर हम क्या रिसर्च करें। ठीक है, okay, so the cell in the living world, organisms differ from one another but are all made up of cells. सबके सब भाई साहब सेल से बने हुए हैं। ठीक है, all organisms are made up of cells. So cell in the living organisms are the basic structural units. सारा जो स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का वो आपके सेल से बनता है। ठीक है, आपका बॉडी शेप और साइज अलग इसलिए है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं उनका शेप और साइज अलग है। ठीक है, दूसरे जानवरों से। तो एवरीबडी हैज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, cells in the living organisms are complex living structures as the cells are made up of many little organs with them known as organelles. cells के अंदर बहुत सारे organelles होते हैं। ठीक है, एक सेल हो गया लेकिन उस सेल के अंदर भी छोटे छोटे organelles होते हैं और इन सब organelles की शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है। जैसे एक घर में 5 लोग रहते हैं, उन सब का बॉडी का शेप साइज भी अलग होगा
और उन सबका फंक्शनैलिटी भी अलग होता है। कोई समझ लीजिए घर का अर्निंग मेंबर है तो बाहर काम पे जाता है, कोई समझ लीजिए घर में हाउस वाइफ है तो वो घर में बच्चों का देखभाल और जैसे खाना वाना पकाती हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये सारा सबका फंक्शनैलिटी अलग अलग है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी जितने भी सेल हैं उन सब में ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका शेप और साइज भी अलग अलग है और जिनकी फंक्शनैलिटी भी अलग अलग है। दे हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज एज वेल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सेल, तो आप भाई साहब देखेंगे अभी हम सेल नंबर, शेप एंड साइज। सेल नंबर, शेप एंड साइज, ठीक है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप्स व्हिच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे माइक्रोस्कोप में हम सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप में सेल को स्टडी किया जाता है एक्सटेंसिवली, ठीक है। दीज आर हाई एंड मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टेन्स, डाइज आर यूज्ड टू कलर, ठीक है। ज्यादा करके स्टेन्स और डाइज में हम कलर करते हैं पहले। देखो जैसी कोई चीज कलरफुल हो जाएगी तो उनको उसको और ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टेन्स, डाइज आर यूज्ड टू कलर, ठीक है। दे आर यूज्ड टू बेसिकली कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डिटेलिंग में हमको मिल जाती है। तो हमने एक डाई मिला दिया इसमें तो हम इसको आराम से और देख पाएंगे, ठीक है। अगर ये पूरा व्हाइट रहेगा तो हम भले ही बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं लेकिन उसको ठीक से देख नहीं पाए शायद। लेकिन अगर हमने कोई डाई यूज कर दिया वी विल बी एबल टू सी इट क्लियरली, ठीक है, द मोमेंट यू अप्लाई डाई, ठीक है। सेल नंबर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। सो ऑब्वियसली डिफरेंट, देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। नंबर ऑफ सेल्स, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स व्हिच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। और सबके पास सब शेप साइज अलग अलग है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सबका अलग अलग फंक्शनैलिटी है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आप मल्टी सेल्यूलर हैं, अमोइबा यूनिसेल्यूलर है, और कोई एग्जांपल यूनिसेल्यूलर, पैरामोशियम इज यूनिसेल्यूलर, ठीक है। और हम जो है या प्लांट्स जो हैं जो आपको बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। ईस्ट इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्यूलर, ठीक है। सो दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल की मात्रा ऑब्वियसली कम होगी। डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं होती है। आप अगर बोलेंगे भाई साहब एक चूहे में ऑब्वियसली मेरे से कम सेल होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या हमसे कम होगी? दौड़ाओ भाई साहब चूहे को, कौन जीतेगा देख लो, वो जीत जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कम सेल है तो वो हमसे कम इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म की अपने एवोल्यूशन के हिसाब से सेल्स का विकास हुआ है, ठीक है, और वो पर्याप्त है उनके जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। सो इट डजंट मैटर व्हाट इज द शेप और साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द डेवलपमेंट ऑफ सेल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हमारे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट नहीं लाता। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स begins life as a single cell which is their fertilized egg। तो आज आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं लेकिन हमारी शुरुआत एक सेल से हुई थी, ठीक है। हमारा जब बेसिकली ह्यूमन सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजिंग होता है। स्पर्म भी एक ही सेल है और एग भी एक ही सेल है, तो वी ऑल डेवलप फ्रॉम दैट वन सेल, ठीक है। आज हम मल्टी सेल्यूलर हैं, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं लेकिन ओरिजिन हमारा एक सेल से ही हुआ है। वहां पे फिर डिवीजन 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 चालू हुआ, फिर इतने सारे सेल्स हो गए, ठीक है। जब ये एग बेसिकली स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो एग बनता है बेसिकली ओवम, ठीक है। और यहाँ पे फिर डिवीजन चालू होता है, इसका टकाटक ऐसे साथ डिवीजन होता रहेगा और इसी डिवीजन से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, सेल्स बनते हैं। इसको अपन बोलते हैं जाइगोटिक डिवीजन। दिस इज नोन एज जाइगोटिक डिवीजन, ठीक है। सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स begins life as a single cell which is the fertilized egg। तो हमारा आज भले ही हम ट्रिलियंस हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है लेकिन हमारी शुरुआत जो जर्नी थी वो एक सेल से ही चालू हुई और सबकी, सारे एनिमल्स की, ठीक है। Which is the biggest unicellular thing that you consume? आप जो अंडा खाते हैं वो एक सेल है, दैट इज बेसिकली वन सेल। जो एग आप कंज्यूम करते हैं दैट इज बेसिकली वन सेल, ठीक है, एक ही सेल है वो, उसका साइज बड़ा है लेकिन सेल वो एक ही है।
ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे कैसा हुआ कि जैसे ही द एग वॉज फर्टिलाइज, ठीक है, द मोमेंट द एग वॉज फर्टिलाइज, ऐसे डिविजन चालू हो गए, ऐसे डिविजन होते रहेंगे, तो ऐसे डिविजन होते 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 एम्ब्रायो विल डेवलप लाइक दिस, ठीक है। जो फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइज, तो आप देखो ये फर्टिलाइज एग सेल है, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा भाई साहब, ये बहुत सारे जाइगोटिक डिविजन बोलते हैं हम इनको, ऐसे डिविजन होते रहेंगे, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। तो हम जब अपनी माँ के पेट में थे 8-9 महीने, जो भी हमारा उसमें टाइम था, उसमें हमारा कंटिन्यूस इस एग का डिवीजन हुआ है, एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन, ठीक है। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अभी देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आपका क्या हो गया, ये पैरामोशियम हो गया, दिस इज बेसिकली पैरामोशियम, जिनको हम यूनिसेल्युलर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऑल देयर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन वन सेल ओनली, ठीक है। सारा एक्टिविटीज इनका, अभी जिंदा रहने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हैं, डाइजेशन है, फूड कंजम्पशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये सब तमाम जो है आपका एक ही सेल के अंदर हो रहा है। अभी आप सोचिए, क्या एक सेल के अंदर सब कुछ सुचारू रूप से होना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसीलिए काफी सारी चीजें इनके अंदर नहीं होती, दे वोंट हैव अ हार्ट, ठीक है, दे वोंट हैव अ ब्रेन, बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्योंकि ये सब अगर होना है तो आपको मल्टी सेलुलर होना पड़ेगा, and unfortunately they are only unicellular, ठीक है। they won't have a heart like us, they won't have a brain like us, ठीक है। okay, so these are unicellular organisms, ठीक है। a single celled organism performs all the necessary functions that the multicellular organism performs, ठीक है। तो सारा फंक्शन जो आपका इंजेक्शन ऑफ फूड है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये कैसे होते हैं भाई साहब, ये डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है, इस तरह से ये इनका डिवीजन होता है, ठीक है। So a single cell organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. A single cell organism like amoeba captures and digests food, ठीक है। ये भाई साहब अपने फूड को कैप्चर करता है, कैसे करता है, देखो ये फूड है, ये टपक से इसको घेर लेगा ऐसे, और ये टपक से अंदर आ जाएगा, ठीक है। हम फूड कैसे खाते हैं, खाना वाना पकाकर फिर हम उसको खाते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, अपने फूड आइटम को ऐसे घेर लेगा सीडोपोडिक मूवमेंट से, इसका बॉडी कैसे भी जा सकता है, ठीक है। ये सीडोपोडिया है, हमारे बॉडी ऐसे से नहीं जा सकता भाई, ठीक है। तो इसका बॉडी कैसे भी जा सकता है, कहीं से भी ये बड़ा हो जाएगा, कहीं से भी छोटा हो जाएगा, ऐसा हो, इट इज लाइक मूविंग लाइक दिस, द एंटायर थिंग इज मूविंग लाइक दिस। इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं है, आपकी और मेरी बॉडी का एक फिक्स शेप और साइज है, दूसरे एनिमल्स का भी एक फिक्स शेप और साइज है, इट डजंट हैव अ फिक्स शेप और साइज, इट कैन कन्वीनियंटली ऑल्टर इट्स साइज। सो इफ इट हैपेंस टू गेट अ प्रे इन इट्स नियर बाय सराउंडिंग, व्हाट विल हैपन, ड्यू टू स्यूडोपोडिक मूवमेंट्स, ये उसको घेर लेगा और टपक से अंदर, ठीक है। तो ये हमारी तरह भाई साहब कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड कर रहा है। रेस्पायर्स, रेस्पायर्स मतलब सांस लेता है भाई साहब ये, ठीक है। एक्सक्रीट्स मतलब वेस्ट का रिमूवल, ठीक है। ग्रोस, ये ग्रो भी होता है, एंड रिप्रोड्यूसेस, और ये रिप्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। इट विल, ये आपका रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट रिप्रोडक्शन डेफिनेटली हैपेंस। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, हम समझ में आता है, ठीक है। सो एक एनिमल का यूनिसेल्युलर होना मतलब ये नहीं है कि वो भाई साहब सारे एक्टिविटीज को नहीं कर पाए, इट विल perform all those activities maybe with less efficiency, but still all these activities will be performed inside it, ठीक है। Similar functions in multicellular organisms are carried by groups of specialized cells forming different tissues. तो ये groups of specialized cells हैं और ये basically tissues बनाएंगे, ठीक है। Tissues in turns form organs, तो tissues से बनता है भाई साहब आपका organs। तो cell का जो collection होता है, ठीक है, cell, a group of cells together form the tissues, a group of tissues together form the organ, a group of organs together form the organ system, and a group of organ system basically forms the organism, ठीक है। इससे भाई साहब ऑर्गेनिज्म बनता है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। शेप्स ऑफ सेल्स, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमोइबा इन द फिगर, कोई डेफिनेशन है इसका, नहीं, ठीक है। तो देयर इज नो डेफिनेशन, यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, आपका एक रेगुलर शेप है, एक डॉग का एक रेगुलर शेप है, एक कैट का, एक टाइगर का, एक एलिफेंट का, ऑल दीज organisms will have a definite shape of their own, but this does not have a definite shape of its own. It will elongate, it will reduce, it will change its shape as per its convenience, ठीक है। तो irregularity है, ठीक है। इनफैक्ट अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, अमोइबा हैज नो डेफिनेट शेप, इसका भाई साहब कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं है, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, इसका शेप कंटिन्यूअसली भाई साहब चेंज हो रहा है, और ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप से देखा गया है,
दिस इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ हाउ इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स शेप। ये अमोइबा को माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो यू विल कंटिन्यूअसली सी दैट इट इज चेंजिंग इट्स शेप। ठीक है, क्लियर? ओके, एज पर इट्स कन्वीनियंस, दिस इज बिकॉज द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। सो ऐसे वैसे प्रोजेक्शंस है, और इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब होता है आपका फॉल्स, पोडिया मतलब होता है आपका पैर। मेरे पैर आपके रियल है, तो पैर पैर ही रहेंगे, पैर हाथ नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन अमोइबा का रियलिस्टिक नहीं है, वो वैसा इलोंगेट हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है। दीज आर स्यूडोपोडिक। ठीक है, दिस इज बिकॉज द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। हमारा फीट जैसे फॉल्स नहीं है, ये फीट फीट ही रहेगा, लेकिन अमोइबा का वैसा फीट हैंड हो जाएगा, हैंड फीट हो जाएगा, बॉडी वैसा वैसे चल रही है। ठीक है, देयर इज नो डिफाइंड फीट फॉर इटसेल्फ। ठीक है, तू नहीं मत आया कर भाई, इतनी बार उबासी लेगा तो कोई कुछ मतलब नहीं है। 8-10 बार उबासी ले चुका है। दीज आर कॉल्ड, बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या फिर फायदा क्या है यार? एवरी डे इट्स सेम स्टोरी, सेम सैड स्टोरी। कोई पनिशमेंट में भेजता है क्या तुमको यहाँ पे? ये ऐसे ही लेकर आता कि मेरी पनिशमेंट है ये? कितना इरिटेटिंग है यार ये। अरे कंटिन्यूअस भाई साहब, आधे घंटे में 5-5 बार तुम उबासी ले रहे हो। इफ यू आर फीलिंग सो लेथार्जिक, स्टे एट होम, हैव अ प्रॉपर स्लीप, दैट्स बेटर। ये तो आपने अपने बॉडी को भी कष्ट दे रहे हो और माइंड तो आपका जीरो है भाई साहब, कोई फ्रूटफुल नहीं होगा ना ये। इससे अच्छा सो जाओ, कम से कम बॉडी को तो रेस्ट मिले। यहाँ तो ना बॉडी है ना माइंड है। अमोइबा भी प्रोडक्टिव है भाई साहब, वो भी अपना हाथ पैर चला के अपना फूड। दीज आर सूडोपोडिया। तो ये आपके सूडो हो गया फॉल्स, और ये हो गया आपका पोडिया फीट। ठीक है, 1-2 बार समझ में आता है, आधे घंटे में तुमने 8-10 बार उबासी ले ली। हाउ इरिटेटिंग कुड दिस बी? मैं अगर पढ़ाता, आगे कर ले लो बस। हाँ, ऐसा करता रहूं तो हाउ 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 इरिटेटिंग वुड दैट बी? आप पढ़ पाएंगे? शायद आप पढ़ लेंगे, वैसा ही टीचर चाहिए आपको पैसा। आप उबासी लेते रहे, आप एक उबासी ले और टीचर 2, फिर आप 3, फिर वो 5, बस भाई साहब ये गेम है। एकदम श्योर और आप टॉपर बन जाएंगे। यू नीड समबडी लाइक दिस। क्रिकेट खेलते हो कभी? क्रिकेट खेलते हो वैसे? दौड़ के आ रहे हो बॉलिंग करने के लिए और बैट्समैन, रुको रुको, हाँ ठीक है अरे रुको रुको, तो भाई साहब तीसरे बॉल में ना तुम बॉल लेकर बैट्समैन को फेंक ही दोगे भाई साहब, मार ही दोगे उसको। जबरदस्ती का तुमको थका रहा है, मुझे भी तुम जबरदस्ती का थका रहे हो। आई एम गेटिंग द सेम इंप्रेशन। आधे घंटे में 5-5 बार उबासी गिन रहा हूं मैं, पढ़ा भी रहा हूं और गिन भी रहा हूं मैं तुम्हारी उबासियां। तो दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स हो गया और पोडिया मतलब हो गया आपका फीट। तो मतलब देखो, जैसे हमारा फीट ना, फीट फीट के लिए हम यूज करते हैं और दिख भी रहा है, अमोइबा का कोई भी चीज फीट के लिए यूज हो जाएगा, सो इट्स अ फॉल्स फीट। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है बट नॉट विद अ ओरिजिनल फीट, इट इज अ फॉल्स फीट दैट इज इन्वॉल्व। तो सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। इसीलिए अमोइबा के मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिक मूवमेंट्स। सूडोपोडिक मूवमेंट्स, क्लियर है? ओके, Pseudopodia facilitates movement and capturing of food in amoeba। तो वैसा भी कैप्चरिंग ऑफ फूड इन अमोइबा को सूडोपोडिया। तो ये पहली बात तो इसका मूवमेंट होता है, एक जगह पे नहीं रहता है, ये आगे बढ़ सकता है, और प्लस जो इसका फूड है उसको कैप्चर करके इंजेस्ट करके वो अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ठीक है, सो इट हैज टू मूव एंड दैट्स हाउ इट इज। अ व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप। हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स, आपने कभी अपना ब्लड रिपोर्ट अगर कभी कराया होगा, देखा रहेगा, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट होता है। ठीक है, अक्सर डॉक्टर्स उस डब्ल्यूबीसी काउंट को देखते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, और इन्फेक्टेड, किसी का इन्फेक्शन हुआ है, कोई चीज हमारे अंदर आई है, कोई बैक्टीरिया, कोई, तो आपका डब्ल्यूबीसी काउंट शूट अप करेगा। और अलग अलग डिजीजेस के लिए डब्ल्यूबीसी काउंट अलग अलग मात्रा में शूट अप करता है। ठीक है, और उसको देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि भाई ये वाला हुआ है, ठीक है, ये बीमारी है। क्यों ये डब्ल्यूबीसी काउंट शूट अप करता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है
वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। इट इज इन द ब्लड एंड इट अटैक्स एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीजेस। और अगर अटैक करना है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो आप एक मिलिट्री उतार रहे हो किसी दुश्मन की जमीन पे, तो उस मिलिट्री को वैसा तैरना भी आना चाहिए, जंगल से अपना रास्ता बनाना भी आना चाहिए, पहाड़ पे चढ़ना भी आना चाहिए, ये सब उसको आना चाहिए, ठीक है। कोई वैसा वैसा बैठे नहीं रहेगा आओ गोली मारो वैसा, है ना। तो दैट पीपल हु आर देयर इन द मिलिट्री दे हैव टू गो थ्रू अ रिगरस आर्मी ट्रेनिंग। उनको वैसा इन सारे चीजों में एक्सपोज होना पड़ता है, ताकि जब उनको उतारा जाए उस फील्ड पे तो वो फाइट कर सके, ठीक है, इफेक्टिवली। इसी तरह से तो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। इसी तरह से WBC जो हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म है, इसका भी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, ठीक है। और ये अमोइबा की तरह ही मूव करता है ब्लड सेल्स के बीच में, ठीक है। तो अचानक भयानक में अगर समझ लो मुझे मलेरिया हुआ तो जितना नॉर्मल मेरा WBC काउंट है उससे काफी बढ़ जाएगा। इट इज एन इंडिकेटर दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। द मोमेंट माई ब्लड इज टेस्टेड एंड द WBC काउंट इज चेक बाय द डॉक्टर, ही विल डायग्नोज मी फॉर मलेरिया एंड ही विल ऑफर ट्रीटमेंट फॉर द सेम। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर ये इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट करना, तो इसको वैसा वैसे अपना वे बनाना पड़ेगा। इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल। तो अ व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप। ये अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन सम पीपल? आपके ब्लड में क्या क्या सेल्स होते हैं, किसी को मालूम है? नहीं, आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी, WBC और प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ही सब ये सब है। और क्या होगा? प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर आपका कहीं पे कट जाता है तो आप देखोगे वहां पे ब्राउनिश सा एक पपड़ी सा आ जाता है ना। ये अगर खून कहीं से निकल रहा होगा तो आप डेटॉल वगैरह लगाते हैं। आपको क्या लगता है ये डेटॉल लगाने से आपका खून बंद हुआ है? नहीं, डेटॉल लगाने से खून नहीं बंद होता वैसा, ठीक है। आपका समझ लो अगर डीप कट नहीं है, कभी कभी अगर डीप कट हो जाता है तो उसको आपको स्टिच करना पड़ता है, तो टाके पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सा एक कट हुआ है, खरोच आई है, थोड़ा सा खून निकला और वो अपने आप बंद हो गया, आप डेटॉल लगाएं या ना लगाएं वो अपने आप बंद हो जाएगा। डेटॉल इज एन एंटीसेप्टिक, और जो भी आप टेंचराइडिन वगैरह जो भी लगा रहे हैं वो एक एंटीसेप्टिक है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ स्टॉपिंग द ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड। ये ऊजिंग आउट ऑफ ब्लड विल स्टॉप ऑन इट्स ओन, क्योंकि जहां पे भी फिशर होता है आपका, समझ लो ये आपका बेसिकली यहां पे आपका एक कट हो गया, ठीक है। अभी इधर से क्या होगा भाई साहब? ब्लड लीकेज होगा, और इस कट को अगर हमने रिपेयर नहीं किया तो ब्लड लीकेज पूरे शरीर का खून यहां से निकल सकता है, ठीक है। ओके, तो अभी कैसा होता है, जैसे ही ऐसा कहीं पे कट होता है तो वहां पे ऐसे प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कैसे होते हैं? ऐसे, ये फटाफट वहां पे ऐसे जमा होने लगे, एक के ऊपर एक नेटवर्क बना देंगे, एक जाली की तरह बना देंगे। और जाली मतलब जाम कर देंगे, ठीक है। ये जाम कर देंगे, खून को बाहर नहीं करने देंगे। ये तो एक्सटर्नल कट हो गया। बहुत से टाइम पे आपके इंटरनल कट्स भी होते हैं। आप भाई साहब दौड़ रहे हैं, गिर गए, आपको ऊपर तो थोड़ा सा चोट आया, लेकिन अंदर ही अंदर ज्यादा चोट आया, वहां पे भी वैसा कटा रहेगा। तो ये प्लेटलेट जहां पे भी आपका कटता है ऑटोमेटिकली वैसा वहां पे ये मेश बना देते हैं, ऐसा ऐसा मेश बना देते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे जाली, तो पूरे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी स्टिच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समझ लो डीप कट हो गया है ऐसे, मतलब ये स्किन था और इतना कट हो गया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं वैसा उसको स्टिच करते थे। लेकिन स्टिचिंग से भी ब्लड स्टॉप नहीं होता है। ब्लड स्टॉप आपका प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है, ठीक है। स्टिचिंग में भी वही प्लेटलेट्स ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से प्लेटलेट्स, क्योंकि भाई साहब ये बहुत ज्यादा कट गया था तो प्लेटलेट्स उतना ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए ब्लड यूज आउट हो रहा है। तो जैसे भाई साहब आपने इसको सिल दिया, फिर से प्लेटलेट्स बनकर उस ब्लड को स्टॉप कर देंगे। स्टिचिंग भी आपका भाई साहब ब्लड को नहीं रोक सकता, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ ब्लड का रुकना सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। इट ओनली हैपेंस विद अ नेचुरल मैकेनिज्म, नथिंग एल्स। ये आपके बॉडी में नेचुरल मैकेनिज्म है, ये ब्लड में होते हैं हमारे सेल्स। तो ये तो हम WBC की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमोइबा इज अ फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म। WBC हमारे बॉडी में एक सेल है, उसका इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट विल एग्जिस्ट इन द ब्लड सेल डेफिनेटली, एंड इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑल्सो, but it will not have the capacity to exist independently as amoeba does. जिस तरह से अमोइबा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उस तरह से ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आर वी क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन सम? नो, बहुत बढ़िया। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस हैं, राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट
बोथ एंड्स, जैसे लॉन्ग सेल्स होते हैं और पॉइंटेड एट बोथ एंड्स होते हैं, ठीक है, दे आर पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, ये आपके स्पिंडल शेप, कुछ ऐसे आपका स्पिंडल शेप है। देखो स्पिंडल मतलब समझते हो जो लताई होती है बेसिकली, हम धागे वगैरह लपेटते हैं इसमें, ठीक है, तो ये आपका स्पिंडल शेप टाइप का सेल्स है, ठीक है, दिस इज बेसिकली स्पिंडल शेप। समटाइम्स सेल्स आर क्वाइट लॉन्ग, हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जो बहुत लॉन्ग होता है और जो ना ही कभी मरता है, मतलब हमारे पैदा होने से लेकर हमारे एंड तक ये रहेगा, बाकी सारे सेल्स आपके बॉडी में चेंज होते रहेंगे। जैसे आरबीसी की लाइफ 3 महीने की है, ठीक है, तो जितने भी आपके आरबीसी आज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो आज ये वाला सेल मैन्युफैक्चर हुआ, ये 3 महीने बाद ही मर जाएगा, दूसरा नया सेल आ जाएगा। हमारे बोन मैरो से आरबीसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, डब्ल्यूबीसी भी वैसा ही है, सबका एक लाइफ स्पैन है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबका एक लाइफ स्पैन है, ठीक है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन, दे डीके एंड दे विल डाई आउट, न्यू सेल्स विल रिप्लेस देम, नए सेल उनको रिप्लेस करेंगे, ये चलता रहेगा, एक्सेप्ट फॉर दिस सेल विच इज द नर्व सेल, ठीक है, ये सेल भाई साहब कभी ना मरेगा और ना ही रिप्लेस होगा, ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। सो सर्टेन ब्रांच नर्व सेल, और इसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन, दिस इज नोन एज न्यूरॉन, ठीक है। अभी मरने के बाद देखो ये न्यूरॉन्स कैसे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की तरह, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, है ना, आपने स्विच दिया फैन चला, क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गया और उसमें फैन चलने लगा। आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे समझ लो मैं आपसे बात कर रहा हूं और यहाँ पे गर्म तवा रखा है, मैंने देखा नहीं, हाथ लगा, कभी मैं तवे को देखूंगा, अच्छा ये गर्म है, ओके हाथ हटाना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है वैसे, आप फट से हाथ पर डालेंगे, है ना, किसने ये रिएक्शन किया, आपके स्किन में भाई साहब ये टेम्परेचर आया और ये फटाक से आपके ब्रेन तक गया, ये कैसे गया, ऐसा ही सर्किट बना है, ये न्यूरॉन बना हुआ, ठीक है, दिस एक्चुअली कन्वेज द मैसेज टू द ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और जैसे ही ये मैसेज आएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा मेरे मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो भाई साहब आपका हाथ फुल हो जाएगा, इसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन फट से एक्शन हो गया, समझ में आ रहा है, ये ताबड़तोड़ बातें हैं, और ये आपके इससे ये आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, बाकी सारे फंक्शंस, अभी आपने खाना खा लिया, क्या आप अपना अपने गले से हाथ घुसाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं, नहीं, डाइजेशन का काम चल रहा है ना, कौन कर रहा है भाई साहब, ब्रेन कर रहा है, ब्रेन से मैसेजेस रेगुलरली जा रहे हैं आपके स्टमक में, भाई साहब इतना माल डाउनलोड हुआ है, इसको भाई साहब डाइजेस्ट करना है ना, तो ये सारा मैसेजेस कंटिन्यूअसली ये नर्व सेल से जाता रहता है, ठीक है, तो इसीलिए नर्व सेल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपका कैसा होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है ऑपरेशन में, ब्लड हमने दिया उसको, हमको मालूम है कि अगले 1-1.5 महीने में उसकी बॉडी उतना ब्लड बना लेगी, आज कम है लेकिन बना लेगी। आप अगर ब्लड डोनेशन करते हैं, ठीक है, ब्लड डोनेशन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं ये सेफ है, क्योंकि आपका बॉडी उतना ब्लड लगभग 1 या 2 दिन में ही बना लेगी, जितना ब्लड आपने डोनेट किया है, ठीक है, ये एक ऐसा सेल है जो रिप्लेस नहीं होगा, दिस विल नेवर गेट रिप्लेस, इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, जो नर्व नर्व्स का ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उनका भाई साहब बहुत मोटा पे पैकेज होता है, क्योंकि उनका ऑपरेशन नहीं नहीं करके अप्रोक्सीमेटली एक ऑपरेशन जो आपके नर्व्स या न्यूरोलॉजिस्ट से होता है, उनका ऑपरेशन कम से कम 16-18 घंटे चलता है एक इंसान को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे हम थोड़ा सा भी छेड़खानी करेंगे और कटपुट गया इधर उधर, तो इंसान उम्र भर के लिए पैरालाइज हो सकता है, जान जा सकती है, ठीक है, सो इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इसी क्योंकि ये रिप्लेस नहीं होता, इट नेवर गेट्स रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस होगा ही नहीं भाई साहब, आपका ब्लड लॉस आपका रिप्लेस हो सकता है, दूसरे सेल्स आपके रिप्लेस हो सकते हैं, दिस नेवर गेट्स रिप्लेस्ड, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, सम आर ब्रांच एंड लव सेल, ये इसको हम बोलते हैं भाई साहब न्यूरॉन, ठीक है, दीज आर बेसिकली नोन एज न्यूरॉन्स। देखो कैसा है, आपका एक ह्यूमन बीइंग के मरने के बाद उसके बॉडी में सारे सेल्स हैं, लेकिन सारे सेल्स को ऑपरेट करने के लिए उनको कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कहां से मिल रहा है, हम जो फूड खा रहे हैं और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो फूड का बर्निंग से इसको एनर्जी मिल रही है, ये प्रोसेस कंप्लीटली शट डाउन हो गया है, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो सारे आपके डाई आउट हो जाएंगे,
ऑल दीज सेल्स विल डाई आउट, वो चाहे नर्व सेल हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे बोन सेल हो, एवरीथिंग विल डाई आउट। ठीक है, सारे सेल्स डाई आउट हो जाएंगे विद इन, और हर एक सेल का एक डेथ रेट होता है। ठीक है, हर एक सेल का एक डेथ रेट होता है, कुछ दूर तक फंक्शन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे, तो जैसे बोन सेल्स वो बहुत देर तक रहते हैं। ठीक है, आपको मतलब हड्डियों के अवशेष बहुत दिनों के बाद भी शायद जमीन के अंदर से मिल जाए, लेकिन मांस मज्जा कुछ नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डीके रेट होता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग सेल्स के अलग अलग डीके रेट्स होते हैं, बट एज सुन एज द एंटायर सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, इट स्टार्ट्स डिकेइंग, वो डीके का प्रोसेस चालू हो जाता है। अलग अलग सेल्स का अलग अलग डीके या लाइफ स्पैन है, उसके हिसाब से वो खत्म होते हैं। Any question? एक नहीं रहता चाहे, बहुत सारे रहते हैं, पूरा ऐसा यहाँ से, जैसे तुम्हारे हाथ में कम से कम 30 जाएंगे ऐसे। ठीक है, पैरों में 30 जाएंगे, ऐसा पूरा बॉडी में रहता है, ऐसा एक नहीं रहता। पूरे बॉडी में आपका ब्रांच नेटवर्क है इसका, लेकिन जहां से भी ये रहते हैं वो वहां पे ये रिप्लेसेबल नहीं है, एक मर जाएगा दूसरा आएगा, ऐसा नहीं होगा, वो ताउम्र रहेंगे फॉर द एंटायर लाइफ। ठीक है, दिस इज द ओनली सेल इन आवर बॉडी विच वुड बी देयर फॉर द एंटायर लाइफ विदाउट गेटिंग रिप्लेस्ड। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट नहीं होगा। नहीं, ब्रेन से नहीं, सारे उसमें रहते हैं। न्यूरॉन्स आर, देखो न्यूरॉन्स ब्रेन से निकलते हैं और ये पूरा एक मेश रहता है, पूरा ऐसा न्यूरॉन्स का फैलाव रहता है पूरे बॉडी में, सिर्फ ब्रेन में नहीं रह सकते वो। ब्रेन में रहेंगे तो आप अपना रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? ब्रेन से सारे ऑर्गन से ये कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड बाय द ब्रेन। आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यू, आप जब सो रहे तब भी तो वो धक 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 कर रहा है ना वैसे। ठीक है, कैसे कर रहा है, कौन बोल रहा है उसको करने के लिए? कंटिन्यूअस ब्रेन से मैसेजेस आ रहे हैं वैसा। ठीक है, ये ऐसा है, इट इज कंटिन्यूअसली बेसिकली अ मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन टू बीट अप। ठीक है, आपका लिवर, किडनी, ये सारी चीजें आपके अनिच्छा से चल रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब, हु इज कंट्रोलिंग देम? ब्रेन। ब्रेन से कैसे मैसेजेस आ रहे हैं? कंटिन्यूअस मैसेजेस आ रहे हैं भाई साहब, आपके न्यूरॉन से होते हैं। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई साहब। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो दिस इज बेसिकली हाउ द न्यूरॉन्स लुक लाइक, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। ये देखिए ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की तरह जाती है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है, इतना जोर का इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेकिन है, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल मैसेजेस है, दे आर गोइंग, क्योंकि इतना हाई स्पीड और किसी चीज में नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने स्विच दी और फट से फैन चल गया, तो सोचो कितना स्पीड है इसका। तो इसीलिए आपके बॉडी में भी जो मैसेजेस रिले हो रहे हैं, दे आर मूविंग विद इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दे आर मूविंग विद इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड, और ये न्यूरॉन से ऐसे कन्वे होते हैं प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर है? ओके, न्यूरॉन्स को मैसेजेस आपके ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे मेरा स्किन जो है इसको मैसेज जा रहा है, ये गर्म है भाई साहब, मेरे स्किन में जो सेल्स हैं इसके अंदर न्यूरॉन्स ऐसे दबे हैं, ये आपका सेल है, इसके अंदर न्यूरॉन्स ऐसे हैं। तो जैसे इसको गर्म लगा तो न्यूरॉन्स ने फटाक से मैसेज पिकअप किया, क्योंकि अगर इसने ज्यादा देर तक यहाँ पे रहा तो ये स्किन पिघल जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको खतरा महसूस होता है, फटाक से मैसेज जाता है। ठीक है, सो न्यूरॉन्स इसमें होते हैं। आपका हार्ट देखा है आपने, हार्ट में भी आपको देखो ऐसे नीला नीला दिखता है, वो रख दे न्यूरॉन्स। ठीक है, वो न्यूरॉन्स हैं आपके, दीज आर ऑल न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपके सारे जगह पे हैं, फैले हुए हैं, एक खांचा सा है। ठीक है, दे आर सराउंडिंग ऑल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स में वो फैले हुए हैं। ठीक है, so components of the cell are enclosed in a membrane। तो आपका जो सेल है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, प्रॉपर उसका घर है बेसिकली। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, देखो प्लांट्स, अभी देखो अगर कोई आपको मतलब एक ऐसा कटारी लेकर आ रहा है आपको मारने के लिए, तो आप अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो भागोगे या तो आप बंदूक उठा लोगे, जो भी है whatever, you will do something in your defense because you can see the danger coming। प्लांट्स को अगर मैं काटने जा रहा हूं तो वो कुछ कर सकता है नहीं, वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा वैसे। तो इसीलिए प्लांट्स का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो बहुत वीक है, इसीलिए उनको एक एडिशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मिली हुई होती है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, दिस इज नोन एज द सेल वॉल। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग
अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। तो सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू ये सेल वॉल होता है, दिस इज नोन एज द सेल वॉल। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। तो ये शेप भी देता है और रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब ठोसपन, ठीक है, ठोस बनाता है इसको, इट गिव्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, मतलब अदरवाइज सेल तो ऐसे ऐसे होता रहेगा वैसे, ठीक है, तो इसको ठोस बनाता है। तो आपका जो प्लांट सेल में जो रिजिडिटी आती है वो सेल वॉल की वजह से आती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स, किसी किसी बैक्टीरियल सेल्स में भी सेल वॉल होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया आपके अंदर बहुत दिनों तक रह सकते हैं। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फॉर अ मिलियन ईयर्स। ठीक है, कैसा होता है देखो, ये ऐसा सिस्ट होता है, बैक्टीरिया के आजू बाजू का एनवायरमेंट अगर उसको फेवरेबल नहीं है, काफी ज्यादा हीट है या काफी ज्यादा कोल्ड है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने आप को इनक्लोज कर लेगा और ये बैक्टीरिया इसके अंदर रह जाएगा डोरमैट, ऐसे मरे हुए लाश की तरह पड़ा रहेगा। जैसे ही वो भाई साहब एक ऐसे मेन स्ट्रीम में आ जाता है जहां उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फूड है, तो वो फटाक से भाई साहब ऐसे डिवाइड होकर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपके बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज में जो शायद हमने आइडेंटिफाई नहीं किए। ऐसा बोला जाता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट होंगे तो क्या होगा भाई साहब, सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली लैंड सरफेस कम हो जाएगा। लेकिन एक और दूसरा खतरा भी है, दूसरा खतरा ये है कि ये जो आपके माउंटेन्स हैं इनके अंदर कितने ही बैक्टीरियाज या वायरसेस होंगे जिनके बारे में हमको पता नहीं। जैसे ही वो मेल्ट होंगे वो आ जाएंगे मेन स्ट्रीम वाटर में, और जैसे ही वो मेन स्ट्रीम वाटर में आएंगे वो हमको इन्फेक्ट करेंगे जिनके बारे में हमको मालूम ही नहीं अभी तक। ठीक है, एक तांडव वायरस आया, 2 साल आपके जीवन में आपने देखा भाई साहब, ठीक है, कैसा मौत का तांडव चला, कैसे डर का एनवायरमेंट था, यू हैव सीन द इम्पैक्ट। क्योंकि हमारे पास भी दवाई बनाने में टाइम लगेगा ना भाई साहब, और समझ लीजिए इतने बड़े पैमाने पे अगर ये रिलीज हो रहे हैं तो हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस एक नए बीमारी को साथ में ला रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन दैट द वर्ल्ड विल गो थ्रू। ठीक है, so this is what will happen along with global warming if the glaciers are, because we don't know ये बैक्टीरिया और वायरसेस जो है डोरमैट पड़े रह सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, लेकिन लाई डोरमैट विदाउट एनी लाइफलेस फॉर्मेट में। ठीक है, ये सेल वॉल जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सेल वॉल उसको लाइफलेस बना देता है। ठीक है, इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स। ओके, the sizes of cells in living in organ the sizes of cells in living organisms may be as small as millionth of a meter। एक मीटर का भाई साहब मिलियनथ पार्ट, मिलियनथ मतलब होता है भाई साहब 10/6, तो 1/10/6 मीटर ऐसा। ठीक है, मतलब 1 मीटर अपॉन 1 2 3 4 5 6 मीटर, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.000000001 ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, इतना समझ में आ रहा है? ये दिस इज सच अ स्मॉल साइज। ठीक है, इतना स्मॉल इसका साइज है। ठीक है, ये आपका देखिए नर्व सेल अगर हम देख रहे हैं। ठीक है, however most of the cells are not visible to the unaided eye as cells are microscopic in size। तो आपका भाई साहब सेल का जो साइज होगा वो माइक्रोस्कोपिक। अनएडेड आई मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, जिस मतलब हम ऐसे नेकेड आई से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। चश्मा लगाकर भी देखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। सेल्स को आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। Has anybody been or rather used a microscope in school labs and all? ठीक है, तो आपको दिखेगा कि माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा सेल जो आपको मतलब आप जिस सैंपल को आप ले रहे हैं बाहर से एक बिंदु भी उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर इतना बड़ा सा एक आपको अमोइबा दिख रहा है। ठीक है, नेकेड आई से कुछ विजिबल नहीं है। ठीक है, सो अनएडेड आई मतलब आप नेकेड आई से देखने की कोशिश कर रहे हैं, चश्मा पहनकर देखने की कोशिश कर रहे हैं या ज्यादा ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट सुटेबल, ये नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है, so there has to be a microscope, the need to be enlarged or magnified by a microscope। तो आपके जितने भी ऐसे सेल्स हैं जिनको आप कंटिन्यूसली देखने की कोशिश कर रहे हैं, दे नीड टू बी एनलार्ज, इनका बड़ा होना जरूरी है और ये माइक्रोस्कोप इनको बड़ा करता है। ठीक है, ये बड़े नहीं होते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप एक आपका मैग्निफाइड इमेज क्रिएट करता है इनका, जिसके वजह से आप इनको सुचारू रूप से देख पाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? नो क्वेश्चन? चाहिए अयाशी कीजिए भाई साहब लाइफ में।